नमस्कार। और आज के हमारे इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो एक ऐसे विषय पर है जिससे हम सब रोज टकराते हैं। मतलब शायद ही कभी उस पर खुलकर बात करते हैं, पर महसूस सब करते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। हाँ, और ये विषय है हमारी अपनी पहचान। मतलब वो असली पहचान जो हमारे चेहरे, हमारे नाम या हमारे इंस्टाग्राम बायो से बहुत अलग है। जो भीतर की पहचान है। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे मानवीय भावनाओं के सबसे जटिल हिस्से पर प्रहार करते हैं। आज हम लेखक ज़रीफ जी द्वारा लिखी हुई दो बेहद खूबसूरत और आपस में गहरे से जुड़ी हुई गज़लों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। जी, और ये दोनों गजलें अपने आप में एक पूरा संवाद है। बिल्कुल। पहली गज़ल का शीर्षक है कौन हूं मैं, और दूसरी गज़ल असल में उसी का एक ठहरा हुआ उत्तर है, जानता हूं मैं कौन हूं तुम। और ये विषय इतना प्रासंगिक इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में हर इंसान किसी न किसी रूप में इस सवाल से जूझ रहा है। इन दो साहित्यिक कृतियों के माध्यम से आज हम सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करेंगे। हम्म। हम देखेंगे कि एक इंसान के भीतर जो शोर मचता है वो असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस यात्रा के जरिए ये समझना है कि कैसे एक इंसान अपने बाहरी मुखौटे और अपनी भीतरी सच्चाई के बीच लगातार संघर्ष करता है। मेरा नजरिया तो इस पर यह है कि ये सिर्फ एक कविता भर नहीं है। हाँ, ये एक आईना है। हाँ, ये असल में हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक न दिखने वाला मुखौटा पहनकर चलता है। सोचिए, हम सबका एक वर्क वॉइस या प्रोफेशनल चेहरा होता है ना? बिल्कुल होता है। फोन उठाते ही हमारी आवाज कैसे एकदम से बदल जाती है, या ऑफिस की मीटिंग में हम कैसे एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। वो वर्क वॉइस वाला उदाहरण आपने बहुत सटीक दिया है। मनोविज्ञान में जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये दोनों गजलें इंसान के भीतर चलने वाले उस इंटरनल डायलॉग यानी आंतरिक संवाद को बहुत खूबसूरती से दर्शाती हैं। अंदर की बातचीत। जी, हमारे मन का एक हिस्सा हमेशा उलझन में रहता है, मुखौटे पहनकर थक जाता है और सवाल पूछता है। और अगर हम शांत होकर बहुत ध्यान से सुने तो मन का ही दूसरा हिस्सा उन सवालों का जवाब भी देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आईने के सामने खड़े होते हैं। पहली गजल की शुरुआत उसी द्वंद्व से होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। ज़रीफ जी मतले में यानी शुरुआती शेर में लिखते हैं कि हर मोड़ पर खुद से ये पूछता हूं कि कौन हूं मैं। चेहरा तो दिखता सबको, पर भीतर कौन हूं मैं। बहुत ही गहरी बात है ये। है ना? इसे पढ़ते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है शारीरिक पहचान बनाम मानसिक पहचान। हम सब इस दुनिया में शारीरिक रूप से तो बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो हमारी असली पहचान है वो हमेशा एक रहस्य बनी रहती है। यह एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा करता है। समाज हमें हमारे बाहरी रूप, हमारे प्रोफेशन और हमारे द्वारा किए जाने वाले कामों से आंकता है। लेकिन कवि यहाँ उस स्थिति की बात कर रहा है जहाँ आईने में दिखने वाला अक्स भी इंसान को अपना नहीं लगता। वो एक अजनबी सा लगता है। बिल्कुल। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी जोड़ सकते हैं, जहाँ इंसान को लगता है कि बाहर से वो जो दिख रहा है अंदर से वो वैसा बिल्कुल नहीं है, और एक डर बना रहता है कि कहीं दुनिया उसकी असलियत ना पहचान ले। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या हमेशा जज्बात छुपाना या मुखौटा पहनना गलत है? नहीं, हमेशा नहीं। मेरा मतलब है कभी कभी तो समाज में सामान्य रूप से काम करने के लिए या प्रोफेशनल दिखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। हम हर समय अपनी आंतरिक उथल पुथल दुनिया के सामने तो नहीं रख सकते ना। यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, प्रोफेशनल सेटिंग में एक फिल्टर लगाना या एक सामाजिक मुखौटा पहनना सर्वाइवल का हिस्सा है। हाँ, वो जरूरी भी है। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो आदिमानव के समय से ही समूह या ट्राइब में स्वीकार किए जाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। समस्या मुखौटा पहनने में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब वो मुखौटा ही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। जब इंसान खुद से भी अकेले में मिलता है तो वो मुखौटा उतारना भूल जाता है। वाह, अकेले में भी मुखौटा उतारना भूल जाना, ये बात बहुत गहरी है। और ये दर्द गजल के अगले हिस्से में बिल्कुल साफ झलकता है, जहां ज़रीफ जी कहते हैं, लोगों की नज़र में हूं शायद एक हंसता इंसान, पर दिल की खामोशी में रोज बिखरता कौन हूं मैं। बहुत ही मार्मिक शेर है।
आज की सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और फिल्टर्ड पल ही दुनिया को दिखाता है, ये शेर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हंसी के पीछे का ये दर्द शायद दुनिया को कभी नजर ही नहीं आता। और यही हंसता हुआ इंसान सबसे ज्यादा कॉग्निटिव लोड झेलता है। कॉग्निटिव लोड, थोड़ा इसे समझाएंगे? मतलब मानसिक थकान। जब बाहर की छवि और अंदर की सच्चाई में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो उस नकली छवि को बनाए रखने में इंसान की बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए दिल की खामोशी में रोज बिखरने की बात कही गई है, क्योंकि दिन के अंत तक वो ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। इसी से जुड़ा उनका अगला शेर है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर करता है। वो लिखते हैं, भीड़ में चल देता हूं मैं ऐसे जैसे सब पहचाने, पर रातों में तन्हाई से पूछता, ऐ मेरे कौन हूं मैं? भीड़ में अकेलेपन का एहसास। बिल्कुल। दिन की भारी भीड़ में ऐसे चलना जैसे हम इस समाज का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन रात का अकेलापन आते ही खुद से ये भयानक सवाल पूछना। पर मेरे मन में यहां एक और सवाल उठता है। जी बताइए। अक्सर कहा जाता है कि भीड़ में इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, लेकिन कई बार तो भीड़ हमें एक सुरक्षा का एहसास भी देती है। हम भीड़ में छुप सकते हैं। क्या सच में भीड़ हमें अकेला करती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। भीड़ बेशक हमें छुपने की जगह देती है, एक तरह की एनोनिमिटी देती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जिस अकेलेपन की बात ज़रीफ जी कर रहे हैं, वो शारीरिक अकेलापन नहीं है। तो वो कैसा अकेलापन है? वो अस्तित्व का अकेलापन है। जब भीड़ आपको स्वीकार करती है, तो वह आपके असली रूप को नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए उस सुरक्षित मुखौटे को स्वीकार कर रही होती है। और विडंबना देखिए, जब उस मुखौटे को प्यार या पहचान मिलती है, तो अंदर के असली इंसान को और भी ज्यादा अलगाव महसूस होता है। ओह, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्यार उसे नहीं मिल रहा। बिल्कुल, उसे लगता है कि ये लोग मुझे नहीं, मेरे इस रूप को पसंद करते हैं। रात की तन्हाई का वो सवाल इसी अलगाव की उपज है। मुखौटे को मिली पहचान असली इंसान को और अकेला कर देती है। ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है समझने के लिए। हम अक्सर उस पहचान के पीछे भागते हैं जो असल में हमारी है ही नहीं। एकदम सही। अब अगर हम आगे बढ़ें तो गज़ल का अगला हिस्सा हमारी महत्वाकांक्षाओं और सपनों पर बहुत करारी चोट करता है। कवि कहता है, सपनों की गठरी लेकर चलता हूं थके कदमों से, मंजिल को ढूंढूं या खुद को, समझ ना पाता कौन हूं मैं। इस शेर ने मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को छुआ है। हम बचपन से ही सपनों और लक्ष्यों को अपनी पहचान मानना शुरू कर देते हैं। हाँ, कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे एक सफल इंसान बनना है। जी। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक बहुत ही ऊंचे और कठिन पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। उसकी पीठ पर एक बहुत भारी बैग है। यही उसके सपनों, उसकी जिम्मेदारियों और समाज की उम्मीदों की गठरी है। काफी वजनदार गठरी। बिल्कुल। शुरुआत में वो बहुत जोश में होता है, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई मुश्किल होती है, वो बैग इतना भारी हो जाता है कि इंसान खुद से भी ज्यादा उस बैग को बचाने में लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो पहाड़ की चोटी तक इसलिए पहुंचना चाहता था क्योंकि उसे वो जगह पसंद थी, या सिर्फ इसलिए ताकि वो उस भारी बैग को वहां रख सके और आराम कर सके। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान में इसे हम संक कॉस्ट फैलेसी के रूप में भी देख सकते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? हाँ, मतलब हम अपने लक्ष्यों में इतना समय और इतनी ऊर्जा निवेश कर देते हैं कि पीछे हटना नामुमकिन लगता है। हम भूल जाते हैं कि उस सफर की शुरुआत हमने क्यों की थी। वो जो सपनों की गठरी है, वो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारी शांति को कहीं पीछे छोड़ देती है। और फिर बस थकान बचती है। बिल्कुल। थकान हावी होने पर यह सवाल लाजमी है कि क्या हम मंजिल को ढूंढ रहे हैं या उस पूरी प्रक्रिया में हम खुद को ही कहीं खो चुके हैं और अब खुद की तलाश कर रहे हैं। और इस पूरी थका देने वाली प्रक्रिया में इंसान जो एक चीज सबसे अच्छी तरह सीख आता है, वो है दर्द को छुपाना। और यही बात चौथे शेर में आती है, जो इस पहली गजल का सबसे गहरा विरोधाभास है। वो मजबूती वाला शेर। हाँ, दर्द को छुपा लेने की आदत ने मजबूत तो कर दिया, पर इस मजबूती के पीछे टूटता रोज कौन हूं मैं। ये बहुत ही अजीब बात है ना। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि जो रोता नहीं है, जो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करता, वही असली मजबूत इंसान है। बिल्कुल। और ये समाज की सबसे बड़ी भूल है। जिसे दुनिया मानसिक मजबूती या टफनेस मानती है,
वो अक्सर सिर्फ अपनी भावनाओं को सुन कर देने की कला होती है। सुनने कर देना मतलब इमोशंस को महसूस ही न करना। सही कहा। अगर हम इसे गहराई से देखें तो अपनी भावनाओं को दबाना कोई ताकत नहीं है। ये एक तरह का भावनात्मक कर्ज है जो रोज बढ़ता जाता है। विरोधाभास यही है कि बाहर से इमारत जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उसकी नींव रोज थोड़ा थोड़ा दरक रही है। और ये तथाकथित मजबूती इंसान को खोखला कर रही है। जी बिल्कुल। तो फिर इस सब का निष्कर्ष क्या है? क्या हम सिर्फ एक खोखली इमारत हैं जो दुनिया के सामने खड़ी है? ज़रीफ जी पहली गजल के अंत में यानी मक्ता में इसका एक बहुत ही दार्शनिक जवाब देते हैं। वो लिखते हैं, दुनिया हजारों चेहरे देती है पहचान में, पर सच ये है खुद से ही अनजान हूं जन्म से, नहीं जज्बातों से बनता हूं कौन हूं मैं। बहुत ही खूबसूरत। मतलब हमारी असली पहचान न तो हमारा जन्म है, न हमारा परिवार, और ना ही वे पद जो दुनिया हमें देती है। सही मायने में हमारी पहचान हमारे जज्बात है। हम क्या महसूस करते हैं, हमारे संघर्ष क्या हैं। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब हमारी नैतिकता क्या होती है, यही हमारा असली डीएनए है। मतलब जो अंदर चल रहा है वही हम हैं। बिल्कुल। दुनिया जो चेहरे देती है, जैसे एक अच्छा कर्मचारी, एक सफल इंसान, वे सिर्फ लेबल्स हैं। अंदर का इंसान तो उन भावनाओं से गढ़ा जाता है जो वो रोज जीता है। यहाँ तक का ये विश्लेषण बहुत ही भारी रहा है। पहली गजल ने हमें पूरी तरह से सवालों, संदेहों और हमारे अपने ही पहने हुए मुखौटों के घेरे में ला खड़ा किया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एकदम से आईना सामने रख दिया हो। हाँ, एक असहज कर देने वाला आईना। लेकिन यहाँ इस चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जहाँ सवाल है वहाँ जवाब का होना भी तो तय है। अब हम चर्चा को उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। ये दूसरी गजल है, जानता हूं मैं कौन हूं तुम। यह हिस्सा सच में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही सशक्त अनुभव हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि जब इंसान अपने अंदर के अंधकार से सवाल पूछता है और अगर वो ईमानदारी से सुने तो उसकी अंतरात्मा उसे डराती नहीं है, बल्कि एक बहुत स्पष्ट जवाब देती है। तो चलिए उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं। मतले में वो आवाज कहती है, सवालों में उलझा है दिल, पर जवाब पास है तुम्हारे। तुम खुद को क्या खोजोगे, खड़े साफ आसार हैं तुम्हारे। मतलब हम जो जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं, बिल्कुल हमारे सामने है। और फिर आता है पहला शेर, जो सीधी तौर पर पहली गजल के हंसते इंसान वाले दर्द का जवाब देता है। आवाज कहती है, हंसते चेहरों के पीछे जो तूफान तुमने छुपाए, जानता हूं उन जज्बातों का असली मालिक कौन है, तुम। वाह! अब तक जो तूफान और दर्द एक बोझ लग रहे थे, यहां आवाज उसे एक ताकत बता रही है। वो कहती है कि तुम उन तूफानों के मालिक हो। ये नजरिया मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। ये मनोविज्ञान में रिफ्रेमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। रिफ्रेमिंग मतलब चीजों को देखने का नजरिया बदलना। बिल्कुल। पहली गजल में दर्द को छुपाना एक मजबूरी और एक कमजोरी थी। इंसान एक पीड़ित की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन यहाँ परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, परिदृश्य एकदम उलट गया है। जो इंसान अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे एक पूरा तूफान संभाल सकता है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? सोचिए, तूफान को काबू में रखने के लिए कितनी मानसिक शक्ति चाहिए होती है। यहाँ कविता उस इंसान को मालिक का दर्जा दे रही है। इसका मतलब है कि नियंत्रण आपके हाथ में है। आप पीड़ित नहीं है, आप एक योद्धा हैं। बिल्कुल, आप एक योद्धा हैं जिसने अपने जज्बातों को संभालना सीख लिया है। और यही रिफ्रेमिंग अगले शेर में अकेलेपन को एक बिल्कुल नया अर्थ देती है। पहली गजल में भीड़ में होना एक अकेलापन था, रातों की तन्हाई डरावनी थी। लेकिन यहां सुनिए क्या कहा गया है, भीड़ में चलकर भी जो खुद से बातें करता है वो तन्हा नहीं, एक सोच का दरिया है। और दरिया कौन है? तुम। बहुत ही उम्दा ख्याल है ये। मुझे लगता है यह विचार आधुनिक समाज के लिए एक संजीवनी जैसा है। अक्सर हम खुद से बातें करने वालों को या बहुत ज्यादा सोचने वालों को कहते हैं कि वे अजीब हैं, तन्हा हैं या शायद डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल। आज के समय में हर जगह माइंडफुलनेस और दिमाग को खाली करने की बात होती है। ओवरथिंकिंग को तो एक बीमारी की तरह देखा जाता है। हाँ, सब कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो। लेकिन ज़रीफ जी ने यहाँ उसे पूरी तरह से पलट दिया है। उन्होंने ओवरथिंकिंग को एक सोच का दरिया कहा है। दरिया की खासियत क्या होती है? उसमें गहराई होती है, निरंतर बहाव होता है और वो जीवन देता है। क्या बात है! जो व्यक्ति खुद से संवाद कर सकता है, जो अपने विचारों में गहराई तक जा सकता है, वो कभी अकेला नहीं हो सकता। उसके पास तो विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड है। अकेलेपन को कमजोरी के दायरे से निकालकर एक सृजनात्मक ताकत बनाना,
ये बहुत ही दुर्लभ और सुंदर विचार है। सोच का दरिया। वाकई जब हमारे पास इतनी सशक्त सोच हो तो फिर वो सपनों की गठरी जो पहली गजल में हमें थका रही थी उसका क्या होता है? इसका जवाब तीसरे शेर में बहुत ही शानदार तरीके से मिलता है। शेर है, सपनों की गठरी उठाए चलना सबके बस की बात नहीं, मंजिलें भी पूछती होंगी हम तक पहुंचने वाला कौन है? तुम। इस शेर ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। पहले हम मंजिल को ढूंढ रहे थे, अब मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। ये इंसान की अपार क्षमता और उसके अदम्य साहस का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों का भारी बोझ उठाकर चलता है तो आमतौर पर फोकस उसकी थकान पर होता है, लेकिन ये शेर याद दिलाता है कि वो बोझ उठाना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल। यहाँ बहुत ही खूबसूरती से ये कल्पना की गई है कि सिर्फ मुसाफिरी मंजिल के लिए नहीं तरस रहा है, बल्कि मंजिलें खुद ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन साहसी व्यक्ति है जो तमाम मुश्किलों, दर्द और थकावट को पार करके उन तक पहुंचने वाला है। ये विचार किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह महसूस करना कि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, सच में थके हुए कदमों में नई जान फूंक सकता है। बिल्कुल फूंक सकता है। और फिर हम पहुंचते हैं उस शेर पर जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। वो कहते हैं, दर्द को ताकत में बदल देना आसान नहीं, पर हर टूटन से फिर उड़ जाने वाला कौन है? तुम। इस शेर को समझाते हुए मुझे जापानी कला किंसुकी की याद आ रही है। किंसुकी? हाँ, वो जिसमें टूटे बर्तनों को जोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल वही। उसमें जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय सोने के तार से जोड़ा जाता है। उनका मानना है कि टूटने और जुड़ने के बाद वो बर्तन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है। ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। रेजिलियंस या लचीलापन इसी को कहते हैं। गिरना या टूटना कोई हार नहीं है, वो तो जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन असली पहचान उस टूटन से नहीं है, बल्कि हर बार टूटकर फिर से खड़े हो जाने में है। अपने दर्द को अपनी ताकत में ढाल लेना, यही हमारी असली पहचान है जो हमें अजेय बनाती है। किंसुगी का ये उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारे निशान ही हमारी ताकत हैं। और इसी अजेय पहचान के साथ हम दूसरी गजल के निष्कर्ष पर आते हैं। दुनिया लाखों नाम दे पर पहचान एक ही काफी है। आईने से रोज नजरें मिलाने वाला कौन है? तुम अपने सवालों का खुद ही जवाब है। दुनिया चाहे जो कहे, जो उपाधियां दे, असली सच्चाई वो है जो हम हर सुबह आईने में देखते हैं। हमें बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। तू अपने सवालों का खुद ही जवाब है। इस एक पंक्ति में पूरे दर्शन का सार छुपा है। बाहर की दुनिया इंसान को उसके पद, उसके बैंक बैलेंस या उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से परिभाषित करेगी। हाँ, वो तो बाहरी चीजें हैं। लेकिन जब इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तब वहां कोई पद या रुतबा नहीं होता। वहां सिर्फ एक इंसान होता है, अपनी तमाम कमजोरियों, ताकतों और अपने सोच के दरिया के साथ। आपकी हर उलझन का समाधान आपके अपने ही भीतर मौजूद है। बस आपको उस दरिया में उतरने की हिम्मत जुटानी है। तो अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण के मुख्य टेकअवेज को समेटना चाहें तो हमने क्या देखा? जी। पहली गजल हमें हमारे उस दर्द, उन मुखौटों और उस अकेलेपन से रूबरू कराती है जिससे हम सब रोज भागते हैं। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम और समाज के दिखावे की कलई खोलती है। जी। लेकिन दूसरी गजल एक मरहम की तरह आती है। वो हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी वही कमजोरियां, हमारा गहराई से सोचना, हमारा दर्द सहना और टूटकर भी फिर से उठना असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये चर्चा आज के युग में बहुत प्रासंगिक है। जानकारी के इस तेज दौर में जहां बाहरी दुनिया हमें लगातार ये बताती रहती है कि हमें कैसा दिखना चाहिए और सफलता के क्या मायने हैं, वहां अपनी असली पहचान को खो देना बहुत आसान है। बहुत ही आसान है। ज़रीफ जी की ये गज़लें हमें एक ठहराव देती हैं। ये याद दिलाती हैं कि हमारी असली कीमत बाहरी वैलिडेशन में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बह रहे उस सोच के दरिया में है। जब हम अपने दर्द और अपने संघर्षों को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं, तब हम एक मुखौटा पहनना छोड़ देते हैं और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। यही आत्मस्वीकृति है। और यही आत्मस्वीकृति हमारी असली मंजिल है। आज के इन शानदार सूत्रों ने हमें उस मंजिल तक पहुंचने का एक बेहतरीन नक्शा दिया है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे मन में आ रहा है और मैं चाहता हूं कि जो भी इस चर्चा में हमारे साथ बना हुआ है वो भी इस पर विचार करें। बिल्कुल, बताइए। ज़रीफ जी की गजलों के अनुसार हम अपने सवालों का खुद ही जवाब हैं
और हम जन्म से नहीं बल्कि अपने जज्बातों और अनुभवों से बनते हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जीवन भर हमारे जज्बात, हमारी परिस्थितियां और हमारे संघर्ष लगातार बदलते रहते हैं। एक 20 साल के युवा के जज्बात और एक 60 साल के बुजुर्ग के जज्बात बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत सही पॉइंट है ये। तो सवाल यह है, क्या आईने में दिखने वाला वो जवाब हमेशा एक सा रहता है, या फिर हर बार एक नए तूफान से गुजरने के बाद, हर बार टूटकर फिर से उठने के बाद हम कौन हैं इसका जवाब भी पूरी तरह से बदल जाता है? बहुत गहरा सवाल है। अगर हम एक सोच का दरिया हैं, तो क्या एक नदी का पानी कभी एक सा रहता है? क्या हमारी पहचान एक ठहरी हुई झील है, या फिर हमेशा अपनी राह और रूप बदलती हुई एक नदी? सोचने वाली बात है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस विचार को अपने साथ रखिए और आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये संवाद जारी रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।